Good morning, students. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. Students, we are studying colonialism and tribal societies. Okay, in our last video, we have discussed about tribal livelihood, hunting and food gathering, herding of animals, labor work, cultivation of food, and so different with different topics we have talked, we have discussed. Okay, and another thing we have discussed about the change in the life of tribals after colonialism. मतलब उपनिवेशवाद आया, अंग्रेज आए, उसके बाद ट्राइबल्स के लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें से बहुत सारा इम्पैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और सोशल इम्पैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि जब अंग्रेज़ आए तो ट्राइबल्स के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा, उनके जीवन में क्या अंतर पड़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट सोशल इम्पैक्ट। ओके, तो उनके सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उनके सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। ओके, सोशल इम्पैक्ट। So socially, the tribals resented the breakdown of their joint family systems, as the laborer often had to go to far off places in search of employment. एक्चुअली उस समय का जो सोशल स्टेटस था, लोगों का सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत ही दयनीय थी। कृषि नहीं हो पा रहा था, ज़मीन उपजाऊ नहीं होने के कारण लोग कृषि नहीं कर पा रहे थे और लोगों को भूखों मरना पड़ रहा था उस समय में। तो लोग क्या कर रहे थे ना, जो जॉइंट फैमिली के लोग थे, वो कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट की सर्च में बाहर निकल रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, उनका फैमिली कमज़ोर पड़ता जा रहा था। नेक्स्ट इज some got permanently settled in towns while some tribals were designated by the English of chieftains. The others were called laborers. कुछ लोग जो थे टाउन में परमानेंटली सेटल्ड हो गए, कुछ लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा मुखिया बनाया गया और कुछ लोग लेबर के रूप में काम करने लगे। तो कहने का मतलब उनका जो सामाजिक स्थिति थी वो धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगी। और जो जॉइंट फैमिली, जैसे हम लोगों ने जाना कि जॉइंट फैमिली जो थे वो धीरे धीरे टूटते गए। नेक्स्ट थिंग इज दैट द chieftains looked after the reserved lands while the laborers provide their services. चिफ्टेंस जो होते थे, जो जिनको मुखिया बनाया जाता था, वो जो रिजर्व लैंड हैं, जिनको सरकार ने अपने अधिग्रहण में कर लिया है, वैसे ज़मीनों की देखभाल करते थे और लोगों को, जो लेबरर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनको सर्विस में लगाना या उनको कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं इसकी देखभाल करना था उनका काम। ठीक है, दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ क्लास विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। और यही क्या हुआ, ट्राइबल सोसाइटीज़ में, ट्राइबल सोसाइटी जो है डिफरेंट कैटेगरी में, कहने का मतलब एक हिसाब से हमारे समाज को उन लोगों ने तोड़ दिया। द ट्राइबल मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया were mostly militant and occur infrequently in trouble. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या होते गया, लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिटेंट, जो उपद्रवी लोग थे, जो क्या कहेंगे, उग्रवादी का दर्जा जिनको दिया गया था, ठीक है ना, वे मुंडा समाज से ही, जो ट्राइबल समाज से ही बिलोंग करते थे। ठीक है ना, और समय समय पर ये बनते रहते थे, तैयार होते रहते थे। Rendered helpless by the colonial men, the tribals were left with no other alternatives but to rebel. कॉलोनियल जो सरकार था, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, अंग्रेजी गवर्नमेंट जो था, इसका इस तरह से लोगों को असहाय कर दिया, इस तरह से लोगों को असहाय कर दिया
कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय रिवल के, सिवाय आंदोलन के। तो इस तरह से इन इंडिया there was as many as 70 tribal revolts from 1778 to 1747, सॉरी 1947। तो 1778 से 1947 के बीच में लगभग 70 ट्राइबल्स रिवोल्ट्स हुए। ये था हमारा सोशल इम्पैक्ट। और थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकली ट्राइबल चिफ्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है ना। ट्राइबल्स के जो चीफ होते थे, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंस होते थे, ठीक है ना। उनको कुछ अथॉरिटी दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन पावर के, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। दे कुड स्टिल रिटेन देयर प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड टाइटल्स बट हैड टू फॉलो द ब्रिटिश रूल एंड लॉ इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शंस। हालांकि उनको ज़मीन उनका रहता था, लेकिन ज़मीन के मालिक वही रहते थे, लेकिन सारा नियम और कानून जो कायदा है वो ब्रिटिश का फॉलो करना पड़ता था। द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज डिस्टर्प्टेड। जॉइंट ओनरशिप, देखिए उस समय में ना ये ज़मीनों का क्या बोलते हैं कि सामूहिक भूस्वामित्व जिसको कहेंगे हम लोग, जॉइंट ओनरशिप ऑफ एनी लैंड, ठीक है ना। मतलब एक मतलब सब मिल के उसका कोई मतलब मालिक होता था, सब कोई मालिक होता था, इस टाइप से जॉइंट ओनरशिप होता था, ठीक है, ज़मीन का। तो वो हटा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और उसको सिंगल ओनरशिप में बदल दिया। दिस रिजल्टेड इन टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। और इसी कारण से क्या हुआ, जो हमारा ट्राइबल सोसाइटीज़ है उसके अंदर में कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन पैदा हो गया। द चीफ were forced to pay tribute to the British officials and also train their men according to the requirement. चीफ्स जो होते थे चीफ्स जो होते थे वो उनको मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रिब्यूट करना था, ठीक है ना। उनको ट्रिब्यूट करना ही है, मतलब सारा चीज़ उनको मतलब उन्हीं के ब्रिटिश के हिसाब से ही सारा कुछ करना है उनको। अपना कुछ नहीं कर सकते थे, अपने हिसाब से नहीं चल सकते थे। ब्रिटिश का जो रूल्स होगा, ब्रिटिश का जो रेगुलेशन होगा, ब्रिटिश का जो नियम कानून होगा, सब उनको मतलब ब्रिटिश चीफ्स के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाते थे सोसाइटी में। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी हैव डन अबाउट द चेंज इन देयर लाइफ। मतलब क्या क्या चेंजिंग आया कॉलोनियलिज्म होने से, ट्राइबल्स के लाइफ में क्या क्या चेंजिंग है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस अबाउट द मुंडा रिबेलियन, ठीक है ना। सो विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस। सो that's all for today, and we will make a separate video for Munda rebellions. Okay, so wish you all the best, and once again students, do your self study, because self study is most important thing. And one more thing I want to say, that try to find out main points from the topics. Okay, whatever the topic we are discussing, try to find out the main topics, main lines, or we can the fact things. Okay, and that's all. Wish you all the best.